जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 पानी में घुलनशील विटामिन है या शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायता होती है। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। चलिए आपको कुछ प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम बताते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है वह रतौंधी नामक रोग होता है। अब चलिए बी कॉम्प्लेक्स कुछ प्रमुख रासायनिक नाम बताते हैं आपको। तो विटामिन B1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, थायमिन उसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ये सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एड्स किसके कारण होता है। आपसे पूछा कि एड्स जो है किसके कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु कारण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का पूर्ण रूप क्या है यह भी ध्यान रखिए। तो एड्स का जो पूरा नाम है वह है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, या एक सिंड्रोम यानी कि लक्षणों का समूह है जो एक विशेष विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, जिसका नाम है HIV। अब HIV का फुल फॉर्म क्या है। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV क्या करता है, तो यह मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। इसके कारण शरीर सामान्य संक्रमण और बीमारियों से लड़ नहीं पाता। HIV एड्स की जांच के लिए जो टेस्ट होता है वह एलिसा टेस्ट होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो भी कुछ बन सकता है एग्जाम में सब कुछ कवर किया गया है एक ही क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। चलिए प्रमुख आविष्कार एवं उसके आविष्कारक बताते हैं। तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। तो बिल्ड, सर्फ और बाब कौन ने किया था। एक्सरे की खोज किसने की। तो विलियम रॉन्टेंजन ने एक्सरे की खोज की। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्टली ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की। तो हाइड्रोजन की खोज जो की थी वह हेनरी कैवेंडिश ने की थी। डायनामाइट की खोज किसने की थी। तो डायनामाइट की जो खोज की थी वह की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। तो टेलीविजन की खोज किसने की थी। टेलीविजन की खोज की थी जॉन लोगे बेयर्ड ने। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो सब कुछ रिवीजन कर दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम जब भी हो उससे पहले आप लोग तैयारी को बहुत अच्छी कर लीजिए। एग्जाम होना है वो चाहे आपका अक्टूबर माह में हो या नवंबर माह में हो, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था। आपसे पूछा कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी फोटोमीटर किसने विकसित किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर JMB डॉप्सन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर JMB डॉप्सन। डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक यंत्र है जो ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ओजोन की मात्रा मापने की इकाई भी उन्हीं के नाम पर पड़ा, डॉप्सन यूनिट, यानी कि डॉप्सन यूनिट DU। ओजोन का फार्मूला क्या है। तो ओजोन का फार्मूला जो है O3 है। O3 ओजोन का फार्मूला है। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है या पराबैंगनी किरणों UVB व UVC से रक्षा करती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मापन डॉप्सन यूनिट से किया जाता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। आपसे पूछा है कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम गैलीलियो के नियम से जाना जाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम या
कहता है कोई वस्तु जब तक विश्राम या समान वेग से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। इस नियम की अवधारणा सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने दी थी। बाद में आइजैक न्यूटन ने इसे अपने प्रथम गति नियम के रूप में स्थापित किया, इसलिए इस नियम को कभी कभी गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। आपसे पूछा है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति एक कठोर बाहरी परत होती है जो पौधों, कवकों और कुछ बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाई जाती है। या कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, कोशिका को संरक्षण और मजबूती प्रदान करती है, जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। केवल पौधों में होती है कोशिका भित्ति, इसलिए पौधों की कोशिकाएं कठोर और स्थिर रूप की होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है। आपसे पूछा है कि सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोसिन में। सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम यानी कि K अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं होती हैं, खासकर पानी और हवा के संपर्क में आने पर। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 11 होता है। सोडियम किसी समूह का तत्व है। सोडियम किस समूह का तत्व है तो क्षारीय धातु समूह का तत्व है। सोडियम का रंग चांदी जैसा सफेद होता है। और अगर बात करें पोटेशियम की तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक K होता है, परमाणु क्रमांक 19 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक प्रतीक जो है वह F है। F इसका रासायनिक प्रतीक है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 9 है। और आवर्त सारणी में जो स्थान जो है या समूह 17 में है, हैलोजन समूह में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भूमि पर रहने वाला पहला पौधा कौन सा था। आपसे पूछा है कि भूमि पर रहने वाला पहला पौधा कौन सा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोफाइटर्स। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बायोफाइटर्स को स्थल पर जीवन शुरू करने वाले पहले पौधों के रूप में जाना जाता है। ये निम्न कोटि के पौधे होते थे जो वो जलीय व स्थलीय दोनों वातावरण में रह सकते थे, लेकिन प्रजनन के लिए जल पर निर्भर होते थे। इनमें जड़, तना व पत्तियों का सही विभाजन नहीं होता और ये वास्तविक संवहनीय ऊतक से रहित होते हैं। प्रमुख उदाहरण मॉस, लिवरवॉर्ट। अन्य विकल्पों का विश्लेषण करें तो एंजियोस्पर्म जो है फूल वाले विकसित पौधे हैं जो बहुत बाद में विकसित हुए। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो बीज वाले लेकिन बिना फूल के पौधे हैं, बायोफाइटर्स के बाद आए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल जनित यानी कि वाटर बोर्न रोग है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण है तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, कमजोरी आदि। इसके बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन, अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड की जांच के लिए प्रमुख टेस्ट जो है वो बिडाल टेस्ट है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। आपसे पूछा है कि पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टोमेटा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान और जलवाष्प का निष्कासन होता है। हर स्टोमेटा के 2 और रक्षक कोशिकाएं होती हैं जो इसे खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एटीपी का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडोसिन टाइफास्फेट। एडोसिन टाइफास्फेट जो है ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडोसिन ट्राइफास्फेट एटीपी का पूरा नाम है या कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाती है। एटीपी का निर्माण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा। कुछ चलिए प्रमुख फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। एक पूछता है आपसे एचआईवी का, तो एचआईवी का भी हम लोग पढ़े ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। एक पूछता है आपका कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेव होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है।
चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वह C6H12O6 है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। C6H12O6 जो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वह है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्लोरोफिल किस धातु तत्व के कारण हरा रंग देता है। आपसे पूछा है कि क्लोरोफिल जो है किस धातु या तत्व के कारण हरा रंग देता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम का प्रतीक जो होता है वह Mg होता है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आता है। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। या एक क्षारीय पृथ्वी धातु है। मैग्नीशियम आग में जलकर सफेद रोशनी देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। आपसे पूछा है कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की पाचन की प्रक्रिया पेट में शुरू होती है। पेट में एक एंजाइम पेप्सिन सक्रिय होता है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। मुख्य चलिए कुछ प्रमुख बिंदु बताते हैं आपको। तो मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। पेट में पेप्सिन नामक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। छोटी आंत में पाचन आगे बढ़ता है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की मदद से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त के अध्ययन को जो कहा जाता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटोलॉजी वह विज्ञान है जो रक्त बनाने वाले अंगों और रक्त संबंधी रोगों का अध्ययन करता है। तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहलाते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। हार्मोन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हार्मोन्स का अध्ययन एंड्रोक्रिनोलॉजी कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें कौन सा नहीं होता। यह आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें कौन सा नहीं होता। यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरासिल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। यह ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। आपसे पूछा है कि फलों का मीठा स्वाद जो होता है किसके कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रुक्टोज के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है जो मुख्यतः फलों में पाई जाती है। इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। यह सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। आपसे पूछा कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है ऑप्शन बी NO2 और SO2, जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल के साथ अपक्रिया करके गंधक और नाइट्रिक अम्ल बना देती हैं। यह अम्लीय जल पृथ्वी पर वर्षा, कुहासा, बर्फ या ओस के रूप में गिरता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं थर्मल पावर प्लांट्स, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन, औद्योगिक धुएं। इसका प्रभाव जो पड़ रहा है वह पड़ रहा है फसलों और पेड़ पौधों को हानि पहुंचाता है, ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण करता है, जल स्रोतों की अम्लता बढ़ जाता है इससे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पाचन की प्रक्रिया में लीवर किस प्रकार सहायता करता है। आपसे पूछा कि पाचन की प्रक्रिया में लीवर जो है किस प्रकार सहायता करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पित्त रस बनाकर। लीवर पाचन प्रक्रिया में पित्त रस बनाकर सहायता करता है। या पित्त रस गाल ब्लैडर में संग्रहित होता है और आवश्यकता पड़ने पर छोटी आंत में स्रावित होता है। पित्त रस की भूमिका क्या है। तो वसा को छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़ता है। पाचक एंजाइमों जैसे लिपेज को वसा पचाने में सहायता करता है। पाचन के लिए क्षारीय वातावरण बनाता है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।